अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इट इज़ अबाउट द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस किन चीज़ों का बना होगा, उसमें क्या करते हैं, कंपोजिशन क्या होती है उसमें, यानी कि जो प्रोटॉन्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, और जो न्यूट्रॉन होता है उसे डिस्कवर कैसे किया गया और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो किन चीज़ों का बना होता है, तो न्यूक्लियस बना होता है पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल्स से, पॉजिटिव पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल पार्टिकल्स के बने होते हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस बना होता है पॉजिटिव पार्टिकल्स का, प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल पार्टिकल्स जिन्हें हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो सिंस हमें पता है कि जो एटम है तो एटम की साइज बहुत कम है, यानी कि अगर हम एटम की साइज देखेंगे तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स का होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो इससे कम साइज का होता है, अबाउट 10,000 टाइम्स लेस देन द साइज ऑफ एटम। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो साइज होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर्स। तो ये वेरी वेरी स्मॉल होता है इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारी स्केल्स होंगी, यानी कि अगर हम इसे मेजर करना चाहेंगे तो इसके लिए स्मॉल स्केल होनी चाहिए, यानी कि अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है उसे एक्सप्रेस किया जाता है किस में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स में, यानी कि जो स्मॉल यूनिट्स होंगे एटॉमिक मास यूनिट, या इसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास यूनिट। तो इन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। तो सिंस इसकी जो मास है वो बहुत कम है तो इसके लिए हमें स्मॉल मास को, मतलब ये स्मॉल मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट्स यूज़ करते हैं। अब ये एटॉमिक मास होता क्या है, अगर हम देखेंगे जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है कि अगर हम एक कार्बन को लेंगे, यानी कि कार्बन एटम, मगर कौन सा कार्बन एटम, C6H12, यानी कि इसका एक एटम लेंगे तो उसकी जो मास होती है उसी में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स को हम मास ऑफ द कार्बन एटम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि अगर एक कार्बन एटम जो है इसकी मास, अप्रॉक्सीमेट मास कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ केजीज, वो होती है 1.993 इंटू 10⁻⁻26 केजीज। तो ये होती है मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे, यानी कि मैंने कहा था कि हम इसे एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बनिक, यानी कि जो कार्बन एटम्स होंगे इन टर्म्स ऑफ दीज मासेस। तो अगर हम इसे डिफाइन करेंगे, यानी कि एक एटॉमिक मास कितना होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट, वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन C6H12 एटम। तो मास ये होती है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। तो अगर हम एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ कार्बन जो होता है, यानी कि एक एटम लेंगे उसकी मास कितनी होती है, तो मास ऑफ C6H12 एटम कितनी होती है, वो होती है 12 ग्राम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.0223 इंटू 10⁻23। तो ये होती है मास एक कार्बन एटम की। तो अगर हम इसे इस डेफिनेशन में प्लग कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा एटॉमिक मास यूनिट, वो मिलेगा 1/12
इंटू मास ऑफ C6H12 एटम, वो कितनी होगी 12 ग्राम्स डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो वो कितनी होगी, अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे वो होगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। नाउ अगर हम इन ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे केजीज में तो वो कितना मिलेगा हमें, वो मिल रहा है हमें 1.66, तो 10⁻³ कैलकुलेट इसे मल्टीप्लाई कर लो तो वो मिलेगा, यानी कि जो एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अब किसके बराबर होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻³ kgs। तो वो मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, दैट मीन्स 27 kgs। तो एक एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ kgs कितना होता है, तो इन टर्म्स ऑफ kgs वो इतना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो इन टर्म्स ऑफ दिस, बट अगर हम इसे एनर्जी में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी होती है, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो लिखेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें मालूम है कि जो आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन है, यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वो होती है E = mc²। तो अब एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में हम एक्सप्रेस करेंगे, इससे पहले हमने इसे kgs में एक्सप्रेस किया था। तो हियर मास जो है वो कितनी है, 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें मालूम ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इतनी होती है। तो एनर्जी में हमें मिलेगा, तो E = m के बदले लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू कर लेंगे c², दैट इज 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 9 और ये मिलेगा 16। तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16। तो इसे कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10। बट क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स, ये होती है अभी एनर्जी। बट एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि वो एट एटॉमिक स्केल्स हम इसे यूज करते हैं एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ जूल्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हम देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, एंड इलेक्ट्रॉन यानी कि दिस जूल्स मानता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि कितनी एनर्जी हम एक इलेक्ट्रॉन को देंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमने उससे पोटेंशियल डिफरेंस दी होगी 1 वोल्ट की, यानी कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन when subjected
टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कि अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे बिटवीन एनोड एंड कैथोड या बिटवीन कैथोड एंड टारगेट, तो कितनी, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, खासकर क्योंकि मोशन में आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दिस मच जूल्स। तो अगर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो देयरफॉर जो हमारी एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो एनर्जी है 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स डिवाइड बाय कितनी करेंगे, अगर हम उसके बाद 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसे कैलकुलेट कर लो, जो भी हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो वो मिलेगा 931.25 इंटू 10⁻6। तो इतना मिलेगा हमें एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी होगी। तो इसके बाद हमें बट 10⁻6 इज मेगा, तो एनर्जी कितनी मिलेगी, E इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इतनी एनर्जी मिली हमें कैलकुलेट करके। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि इतनी एनर्जी किसके बराबर होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। तो दिस इज एनर्जी इक्विवेलेंट, यानी कि पहले हमने इसे एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ मास, तो हमें इतना मिला था, तो एनर्जी मिली हमें इतनी, तो 1 एटॉमिक मास इतनी एनर्जी के बराबर होता है। तो ये था यहाँ तक कि जो स्केल्स हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस उसकी जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो उसकी किन यूनिट्स में उसे हम एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म्स ऑफ केजीज कितना होता है और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितना होता है, ये यहाँ तक ये था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, यानी कि न्यूक्लियस किन चीज़ों का बना होता है। हमें तो पहले ही कहा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। अब प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो कंपोजिशन यानी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, राथरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने। यानी कि राथरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अगर हम लिखेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया कि एटम जो है, उस एटम में एक कोर एग्जिस्ट हो रहा है, उस कोर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक कोर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस में देखा जाए तो सारे पॉजिटिव चार्जेस, ऑल पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट देयर, तो इसी में सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल मास, ऑलमोस्ट ऑल मास। तो ऑलमोस्ट ऑल मास इज देयर इन स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होगी स्मॉल वॉल्यूम कोर है। तो इसी कोर में सारे पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑल मास इज कंसंट्रेटेड देयर। तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया था। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस अब बना होता है पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स का, और न्यूट्रल प्लस न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रॉन्स का। तो दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स।
तो न्यूक्लियस अब न्यूक्लियॉन्स का बना होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे, अगर 1 हुआ तो एटॉमिक नंबर इज 1, अगर 2 हुए तो एटॉमिक नंबर इज 200, तो एटॉमिक नंबर इज 100, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसे हम डिनोट करते हैं Z से। इसी के साथ न्यूक्लियस का मास नंबर, हम मास नंबर, तो वो मास नंबर होता है सम, कितने यानी कि ऐड करना होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि कितने प्रोटॉन्स है, सम किनके साथ करना है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। तो A किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज N। तो यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे N इज इक्वल टू A माइनस Z, यानी कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे एक न्यूक्लियस में, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे इसमें। तो एक स्पेसिफिक न्यूक्लिय को हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास अब स्पेसिफिक न्यूक्लिय होगा, तो स्पेसिफिक न्यूक्लिय को हम डिनोट करते हैं ऐसे X, Z एंड A। तो X होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और A क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी स्पेसिफिक न्यूक्लिय को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि X उसकी सिंबल होगी, Z उसका एटॉमिक नंबर होगा और A इसका मास नंबर होगा। तो बट लेटेस्ट डिस्कवरीज, यानी कि जो नए रिसर्च हुए साइंस में, उन्होंने हमें बताया कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दीज आर नॉट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी कि जो नए रिसर्च हमने किए उससे हमें पता चला कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर नहीं होते, बल्कि ये खुद और पार्टिकल्स के बने होते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस तो इनका बना होता है, बट वो खुद बने होते हैं क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के। तो बट अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये खुद क्वार्क्स का बना होता है, या हम कहेंगे और ग्लूऑन्स का बना होता है। ऐसे ही हम जो मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के बने होते हैं। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर दीज, यानी कि क्वार्क्स, ग्लूऑन्स एंड लेप्टॉन्स। खास करके क्वार्क्स और लेप्टॉन्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। अब ये क्वार्क्स कितने हैं, हमारे पास क्वार्क्स कितने होते हैं, अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास 36 इन टोटल क्वार्क्स होते हैं, यानी कि 6 होते हैं क्वार्क, यानी कि अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रिंज। तो ये होते हैं हमारे पास 6 क्वार्क्स। इन 6 क्वार्क्स के अपने एंटी क्वार्क्स एग्जिस्ट होते हैं। तो एंटी क्वार्क्स यानी कि एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी टॉप, एंटी बॉटम, एंटी चार्म एंड एंटी स्ट्रिंज। तो इसके बाद इनमें क्या होता है कि जब हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें कहता है कि 2 क्वार्क्स जो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट होंगे बट विद अपोजिट स्पिन के साथ। तो जब हमने देखा कि जो प्रोटॉन होता है वो 2 क्वार्क्स यानी कि 3 क्वार्क्स का बना होता है। अगर हम प्रोटॉन को देखेंगे तो प्रोटॉन बना होता है Z, वो बना होता है 2 अप क्वार्क्स से और 1 डाउन।
प्लस 1 डाउन कारक। तो अब 2 कारकस जो है वो अप कारकस है, तो एक ही साथ एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फिर हमने देखा कि ये कारकस जो है, कारकस के 3 कलर्स होते हैं, यानी कि इनके 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इनके 3 कलर्स होते हैं। तो जो अप कारकस होंगे इसमें 2, वो एक हो सकता है रेड का और दूसरा हो सकता है ग्रीन का, या एक हो सकता है ग्रीन का और दूसरा ब्लू का, कोई भी बट इन डिफरेंट कलर्स। तो ये थे 6, इनके एंटी होंगे 6। तो टोटल कितने बने 12। तो 12 कितने कलर्स में आते हैं 3 कलर्स में, दैट इज 36। तो टोटल हमारे पास 36 कारकस है। अब इनकी चार्ज जो होती है वो फ्रैक्शनल होती है। अगर हम देखेंगे ऐसे याद रखेंगे CUT यानी कि चार्म अप एंड टॉप कारक। तो इनकी चार्ज होती है +2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इनके जो एंटी होंगे उनकी चार्ज होगी -2/3। और जो बाकी बचते हैं, यानी कि जो डाउन कारक होता है, स्ट्रेंज कारक होता है और बॉटम कारक होता है, उनकी चार्ज होती है -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, -1/3 -1/3। तो इनकी चार्ज होती है इतनी। तो जो प्रोटॉन है वो 2 कारकस का बना होता है। अप कारकस तो उनकी चार्ज कितनी है 2/3 + 2/3। तो प्लस कितनी करेंगे -1/3। तो कितनी मिलेगी हमें 4/3 -1/3 विच इज 3/3 इज इक्वल टू +1। तो चार्ज होती है +1 एक प्रोटॉन की। तो ऐसे ही जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन कारकस का, 2 डाउन कारकस +1 अप कारक। तो उसकी जो चार्ज मिलेगी हमें वो मिलेगी 0। दैट इज व्हाई इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल रहेगा। तो ये क्या था कि हमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस बनाते थे वो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर नहीं है, उसके छोटे पार्टिकल्स, वो खुद कारकस के बने होते हैं। ये था यहाँ तक ये। अब अगर हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है असल में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और डिफाइन करेंगे। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, सबसे पहले इट इज ए कांस्टेंट, यानी कि ये न्यूक्लियस को बनाता है। तो इसकी जब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी इट इज कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस को बनाता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज कितनी है इसकी, तो चार्ज इज +1 यूनिट, दैट इज +1 E, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज। तो वो कितनी होती है इसकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मास होता है, तो मास जो है इसका इक्वल टू 1.6726 × 10⁻⁻27 kgs। या अगर हम इसे एटॉमिक मास यूनिट्स में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ केजीज एक्सप्रेस किया, अब हम इसे अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तो वो होता है 1.007276 एस्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ केजी इतना होता है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास इतना होता है 1.007276 यूनिट्स। इसके अलावा अगर हम इसे देखेंगे तो इसकी स्पिन होती है अपनी, यानी कि स्पिन क्या होती है इंट्रिंसिक, खुद में एक एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसकी जो स्पिन होती है घूमने की क्षमता, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक, यानी कि खुद में एक एंगुलर मोमेंटम, इंट्रिंसिक
एंगुलर मोमेंटम, वो कितनी होती है इसकी, इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट इज 1/2 मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो इतनी होती है इसकी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, यानी कि स्पिन जो इसकी होगी वो 1/2 मल्टीप्लाई दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। इसके अलावा ये सबसे लाइटेस्ट बैरियन है, सबसे हल्का बैरियन फैमिली जो होती है उसमें सबसे हल्का होता है। इसके अलावा इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखते हैं उसी तरह प्रोटॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। वो कितना होता है 2.79, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक प्रोटॉन का वो होता है 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटन। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता है जो किसके बराबर होता है 2.7 न्यूक्लियर मैग्नेटन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटन्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये था पास प्रोटॉन जिसका एक न्यूक्लियस बना होता है। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रॉन, मगर उसमें हम देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है एक एटम का, यानी कि जिससे न्यूक्लियस बनती है, मगर सिंस उसकी कोई चार्ज नहीं होती है तो उसे डिस्कवर कैसे किया गया, तो उसकी डिस्कवरी के बारे में हम पहले कहेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे। तो अब रहा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस को बनाता है, बट नो चार्ज, इसकी कोई चार्ज नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे डिस्कवर कैसे किया गया, इसकी डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं हम। तो डिस्कवरी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके डिस्कवरी के बारे में पहले से ही साइंटिस्ट्स ने कुछ डाउट्स थे, यानी कि हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर Z वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम लेंगे उसमें Z होती है 1, और अगर हम हीलियम एटम लेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर होती है 2, बट मास नंबर 4, इट मास नंबर इज 1, 2 और 3 इन टर्म्स ऑफ आइसोटोप्स। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एक बैलेंस लेंगे, उस बैलेंस में हम एक हाइड्रोजन एटम को रख लेंगे, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम था H एटम। तो अगर एटॉमिक नंबर जो है यानी कि न्यूक्लियस की जो मास है अगर उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स होंगे तो इसकी एक प्रोटॉन होती है, इसके कितने होते हैं 2 प्रोटॉन्स। तो अगर यहां पे हमने एक हाइड्रोजन एटम रखा तो यहां पे एक हीलियम, तो यहां पे हीलियम जो एटम रहेगा तो उसकी मास कितनी होनी चाहिए 2 टाइम्स। तो हमें यहां रखने थे कितने, तो हमें यहां रखने थे 2 हाइड्रोजन एटम। मगर जब हमने देखा कि जो एक हीलियम होता है, हीलियम एटम, और यहाँ से कितनी मास मतलब किस बराबर होगी 2 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर होनी चाहिए थी, मगर जब हमने देखा तो वो थी 4 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर। यानी कि अगर एक हीलियम एटम लेंगे तो हमें 4 हाइड्रोजन एटम लेने हैं, तब जाके उनका मास बराबर होता था। मगर अगर न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स होते तो ये होने चाहिए थे 2 और ये होना चाहिए था 1, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स किस मास के बराबर होने चाहिए, 1 हीलियम एटम के बराबर। मगर एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते थे तो एक हीलियम एटम लेते थे, यहाँ से हमें 4 हाइड्रोजन एटम्स लेने पड़ते थे। तो इससे साइंटिस्ट्स को ऑलरेडी डाउट था कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है बल्कि कुछ और एग्जिस्ट हो रहा है। क्यों, अगर इसकी जो मास होगी वो 2 के बराबर होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन एटम, मगर वो निकली 4 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर। तो पहले से ही डाउट था साइंटिस्ट्स को कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल होना चाहिए। तो उसे डिस्कवर किया चैडविक ने, यानी कि डिस्कवरी ऑफ
न्यूट्रॉन, ये थी पहले मतलब डाउट्स, तो फिर उसे किया जेम्स चैडविक ने। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया जहां से उसे मिला कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट कैसा किया, यानी कि उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा, पोलोनियम। उससे उसने अल्फा पार्टिकल्स क्रिएट किए, यानी कि जो अब हम ये बाद में लेक्चर्स में देखेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस देते हैं। तो उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया पोलोनियम, उससे अल्फा पार्टिकल्स उठा लिए, तो वो अल्फा पार्टिकल्स ने प्रोजेक्ट किए, यानी कि भेज दिए टुवर्ड्स बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम के ऊपर भेज दिए। तो उसने वहाँ से कौन सी ऑब्जर्वेशंस देखी, तो उसने वहाँ से क्या देखा, तो वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो ऐसे यानी कि जेम्स चैडविक ने क्या किया, उसने पोलोनियम लिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उससे अल्फा पार्टिकल्स क्रिएट किए, यानी कि ये रहे अल्फा पार्टिकल्स। उन अल्फा पार्टिकल्स को उसने प्रोजेक्ट किया ऑन बेरिलियम, यानी कि जो एलिमेंट बेरिलियम है उस पर प्रोजेक्ट कर दिए। तो वहां से कुछ पेंट्रेटिंग रेज, यानी कि बेरिलियम से पेंट्रेटिंग रेज मिली हमें, पेनिट्रेटिंग रेज। तो इन पेंट्रेटिंग रेज को, यानी कि जो ये रेज थी जो बेरिलियम से निकल के आई, इन्हें मूव करवाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी पॉजिटिव प्लेट यहां से लेंगे और ये नेगेटिव। तो इसे इससे प्रोजेक्ट किया गया ताकि इसे अगर ये डिवेट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये पेंट्रेटिंग रेज है किन पार्टिकल्स की बनी होंगी। बट ये डिवेट नहीं हुई, यानी कि ना इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिवेट किया ना मैग्नेटिक फील्ड ने इन्हें डिवेट किया। तो पेंट्रेटिंग रेज को कहा गया कि ये न्यूट्रल है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी देखी गई इन बेरिलियम से जो पेंट्रेटिंग रेज निकल के आ रही थी, जब उनकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली तो उसे ना इलेक्ट्रिक उन रेडिएशंस को ना इलेक्ट्रिक फील्ड ने ना मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमें पता चला कि ये तो न्यूट्रल रेज है। इसके बाद क्या किया गया, इसे एक पैराफिन वैक्स में से पास किया गया। अब देखना था कि कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो नहीं है। सबसे पहले देखा गया कि न्यूट्रल है। अब चैडविक ने सोचा कि अगर देखूं तो ये कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो नहीं है, तो उसने इसे पैराफिन वैक्स से पास किया, यानी कि जैसे मोम होता है उसे पास किया। तो जब देखा गया, जब ये पेंट्रेटिंग रेज पैराफिन से पास हो रही थी तो इसने पैराफिन से प्रोटॉन्स को बाहर निकालना शुरू किया। तो ये प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे थे, कहाँ से, पैराफिन से, मगर इनकी हाई वेलोसिटी थी। तो पैराफिन से क्या मिला हमें, इसके बाद क्या देखना था कि न्यूट्रल तो है, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो नहीं है। तो जो पैराफिन हो था उससे निकले वहां से प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन्स की स्पीड अच्छी थी, यानी कि जो प्रोटॉन्स इन पेंट्रेटिंग रेज ने पैराफिन से बाहर निकाले थे तो उन प्रोटॉन्स की हाई स्पीड थी। तो चैडविक ने कौन कंजर्वेशन लॉ यूज किए, यानी कि उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वहां से उसे मिला कंजर्वेशन लॉ से कि ये जो पार्टिकल्स ये जो पार्टिकल्स पेंट्रेटिंग रेज में होंगे, पहले तो वो न्यूट्रल थे ही, अब उनमें स्पीड कितनी है, तो कंजर्वेशन लॉ से उसे मिला कि इनकी ना स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की स्पीड कम के साथ कंपेयर किया गया इन पेंट्रेटिंग रेडिएशंस को या इन पेंट्रेटिंग रेज को, तो देखा गया कि स्पीड ऑफ फोटॉन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ दिस पेंट्रेटिंग रेज। तो कंजर्वेशन लॉ के मुताबिक उसे मिला कि ये तो फोटॉन्स नहीं होने चाहिए जिन्होंने वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, ये कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर हो
और उसकी स्पीड जो है उससे यानी कि फोटॉन से कम होनी चाहिए। तो वहाँ से चैडविक को मिला के अगर देखा गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी नहीं है और न्यूट्रल भी है, मतलब पार्टिकल जो इसमें है वो न्यूट्रल है, बट उनकी जो मास है, इन न्यूट्रल पार्टिकल जिनकी स्पीड फोटॉन से कम थी वो न्यूट्रल थे, तो उसने उन्हें कहा कि ये न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से उसने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन्स की, जिसपे उसे नोबेल प्राइज मिला। डाउट तो पहले से ही थे ही, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस हीलियम, जो मैं पहले ही कह रहा था, हीलियम का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 होने चाहिए थे, बट असल में तो होने चाहिए 2 ही अगर सिर्फ प्रोटॉन्स होते, बट 4 में यानी कि 1 हीलियम एटम और 4 हाइड्रोजन एटम लेने थे पड़ते थे। तो ऐसे ही जेम्स चैडविक ने अब क्या किया, उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसे पेंट्रेट किया किसे, बेरिलियम मेटल से, तो वहाँ से उसे पेंट्रेटिंग रेज मिली। सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उसे पास किया, तो वहाँ से वो डिवेट नहीं हुई, तो न्यूट्रल थी। अब उसके बाद उसने उन्हें पैराफिन वैक्स से पास किया, तो प्रोटॉन्स पैराफिन से बाहर निकल के एक हाई स्पीड अटेन कर रहे थे, तो उसने देखा कि कहीं तो फोटॉन्स तो की रेडिएशंस तो नहीं बनी है। उसने कंजर्वेशन लॉ यूज़ किए, एनर्जी और मोमेंटम। उसने देखा कि जो ये पार्टिकल्स यानी कि पेंट्रेटिंग रेज में पार्टिकल्स है उनकी स्पीड फोटॉन से कम है। तो जब वो फोटॉन से कम हुई तो उसे लगा कि कोई मैटर, मतलब कोई मैटर इन्हें बना रहा है, तो जो न्यूट्रल है और जिसकी मतलब मास किसके बराबर, अप्रॉक्सीमेटली या किसके बराबर होनी चाहिए, मास ऑफ द प्रोटॉन की। तो वहाँ से वो न्यूट्रल थे और उनका मास था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, तब जाके वो प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकते थे। यानी कि जो फोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स को इस स्पीड से या इस वेलोसिटी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि ये कोई पार्टिकल होना चाहिए था। तो ये थी डिस्कवरियाँ। अगर हम इसे देखेंगे तो होता क्या है, मतलब डिसइंटीग्रेशन, अगर हम इस डिसइंटीग्रेशन को देखेंगे कैसे होता है, तो होता यह है कि जो हीलियम है He2 प्लस, तो किसके, बेरिलियम के ऊपर गिरा दी हमने 4:9, तो ये कन्वर्ट होती थी कार्बन में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुई, ये 2 4 हुए 6, तो 6 यहाँ पे मिल रहे चार्ज, प्लस एक न्यूट्रॉन वहाँ से बाहर निकल के आ रहा था। तो ऐसे अगर इसे हम डायग्राम्स में शो करेंगे तो ये है हीलियम, यानी कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो किस पे गया, बेरिलियम पे, Be2, तो क्या मिला हमें वहां से, एक कार्बन एटम, और मिला यहां से एक न्यूट्रॉन। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे तो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ से हमें दिखा कि ये प्रोटॉन या ये न्यूट्रॉन होना चाहिए और इसकी मास किसके बराबर होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर। तो यहां तक थी ये डिस्कवरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या होगी इस न्यूट्रॉन की। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है, नो चार्ज, यानी कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसे डिस्कवर किया गया वो अभी चैडविक के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। तो नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो इसकी मास कितनी होती है, वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होती है, यानी कि मास जो इसकी होती है वो होती है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27, बट इन kgs। और इन एटॉमिक मास यूनिट्स अगर हम देखेंगे तो R कितनी बराबर होती है, 1.0086665 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इसकी मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ केजीज और एटॉमिक मास यूनिट्स अगर हम देखेंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल की वजह से ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमें यूज़ होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा तो ना इसे वो अट्रैक्ट करेगा और ना इसे रिपेल करेगा, तो ये डीप पेंट्रेट होगा न्यूक्लियस में, जब ताकि हमें न्यूक्लियस की साइज या उसकी और कुछ प्रॉपर्टीज मालूम हो। तो न्यूट्रल की वजह से ये यानी कि ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा न्यूक्लियस से, तो ये डीप पेंट्रेट होता है न्यूक्लियस में। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अगर हम इसे प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे तो लो आयोनाइजिंग पावर होता है इसका, यानी कि जिस भी गैस से पास होगा
उसे आयोनाइज करता है, बट लो आयोनाइजिंग पावर होती है इसकी, बहुत कम आयोनाइज करता है उसे। इसके अलावा अगर हम इसे देखेंगे तो जब तक ये न्यूक्लियस में होता है, यानी कि इन न्यूक्लियस इट इज स्टेबल, जब तक न्यूक्लियस में रहता है तब तक स्टेबल होता है। हाँ, अगर न्यूक्लियस से बाहर आ गया तो अनस्टेबिलिटी इसमें क्रिएट होती है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि इन न्यूक्लियस, यानी कि इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज स्टेबल, जब तक न्यूक्लियस में रहता है तब तक स्टेबल होता है। नंबर 6 प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, अगर एक फ्री न्यूट्रॉन लेंगे हम, फ्री न्यूट्रॉन यानी कि फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड जो न्यूक्लियस के होगा, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, तो वो डिके होता है, यानी कि इन डिके क्विकली होता है वो, यानी कि न्यूक्लियस तो मैं तो ये स्टेबल होता है, बट अगर न्यूक्लियस से हम इसे बाहर कर देंगे इट इज अनस्टेबल, तो न्यूक्लियस से बाहर ये अनस्टेबल रहता है। तो न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है, ये न्यूट्रॉन जो होता है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है H11 बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल देता है, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो भी वापस देता है। तो इन्हें हम आगे पढ़ के मतलब बीटा डिके में देख लेंगे। तो न्यूट्रॉन जो होता है अगर न्यूक्लियस से बाहर है तो वो क्या अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और एक प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो में यानी कि वापस देता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे नंबर 7th प्रॉपर्टी, जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स या फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इन फास्ट न्यूट्रॉन्स की। यही फास्ट न्यूट्रॉन्स हमें यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। क्यों होते हैं, कैसा मैकेनिज्म होता है इनका? जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी स्पीड हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। किन चीज़ों से? उन्हें हम मॉडरेटर्स कहते हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड को हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मॉडरेटर्स से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हैवी वाटर होगा, अगर हम इसे हैवी वाटर में या ऑर्डिनरी वाटर होगा उससे पास करेंगे, या ग्रेफाइट होगा, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो ये अगर हम एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को किन चीज़ों में से पास करते हैं? मॉडरेटर्स में, हैवी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर या ग्रेफाइट में से पास करेंगे, तो क्या होता है, इसकी स्पीड जो होती है, जो मॉडरेटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसकी स्पीड कम करते हैं। और मॉडरेटर्स में जो मॉलिक्यूल्स यानी कि हैवी, मान लो हमने इसे हैवी वाटर में से पास किया, ये था हमारा फास्ट न्यूट्रॉन, तो इसे हमने पास किया किससे? किसी भी मॉडरेटर से। तो क्या करता है ये? तो ये जब इसमें चला जाता है इसकी स्पीड कम होती है, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? मॉडरेटर के, उनकी स्पीड इंक्रीज होती है। उन्हें स्पीड मतलब ये जो अपनी स्पीड डिक्रीज करेगा बाय कोलिजन, उन्हें अपनी स्पीड देता है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि दोनों की स्पीड बराबर आ जाती है। यानी कि पहले तो ये फास्ट चल रहा था, जब मॉडरेटर से पास हुआ, उसके मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ तो इसकी जो स्पीड है कम हुई, बट मॉलिक्यूल ऑफ मॉडरेटर उसकी स्पीड ज़्यादा हुई। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद दोनों एक ही स्पीड अटेन करते हैं, यानी कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है और मॉलिक्यूल ऑफ, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है या मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर, तो दोनों एक ही स्पीड अटेन करते हैं कुछ टाइम के बाद। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट होता है वहां पे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की स्पीड एक ही होती है। तो जो ये अब मिला, ये जो न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, किस में कन्वर्ट हुआ? थर्मल न्यूट्रॉन में। थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है कि जब वो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर एंड द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अटेन द सेम वेलोसिटी एट द सेम, मतलब कुछ टेम्परेचर के बाद सेम अटेन करते हैं वेलोसिटीज। तो इनकी जो वेलोसिटी होती है इन फास्ट मूविंग यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन्स की, वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 2200 मीटर्स पर सेकंड। इनकी स्पीड होती है इतनी। तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये यूज होते हैं फॉर ट्रिगरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो फिर से कहूंगा कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होते हैं किनमें? थर्मल न्यूट्रॉन्स में।
कैसे, मॉडरेटर की स्पीड, मतलब मॉडरेटर से हम इसकी स्पीड कम कर लेते हैं। तो एक टाइम आता है कि जब दोनों की, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर और इस न्यूट्रॉन की स्पीड बराबर आती है, उसे हम कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, जो इसकी स्पीड हाई होती है, विच इज यूज्ड टू ट्रिगर द न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम इसकी 8वीं प्रॉपर्टी देखेंगे तो 8वीं प्रॉपर्टी यही है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें यूज होता है। अब स्पिन कितनी होगी इसकी, तो अगर हम स्पिन देखेंगे तो वो होती है 1/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π, यानी कि जैसे प्रोटॉन की स्पिन होती है वैसे ही न्यूट्रॉन की भी स्पिन होती है। जैसे उसका मैग्नेटिक मोमेंट था, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। 9th प्रॉपर्टी इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट था प्रोटॉन का 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटन, तो इसका होता है -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेटन। तो ये थी यहां तक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया, इसमें हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस क्या होता है, उस न्यूक्लियस को किन यूनिट्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास यूनिट्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट्स में हमने उसे पहले देखा। फिर हमने देखी कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, उसमें हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर होता क्या है, मास नंबर होता क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, मतलब रिसेंट डिस्कवरीज, मतलब नए रिसर्च के मुताबिक वो होते हैं कार्कस और लेप्टॉन्स प्लस गुलान्स जो होते हैं। तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े पहले प्रोटॉन की, उसके बाद हमने कहा कि डिस्कवर कैसे हुआ न्यूट्रॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ तक पढ़ ली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आएगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना।